हेलो चैम्प्स, आई होप आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 25 एमसीक्यूज फ्रॉम द एंटायर सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। वैसे तो एमसीक्यूज इनन्यूमरेबल हो सकते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की कम ही लगती है, बट दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एमसीक्यूज क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी पर भी पूछे थे एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिविंग रॉन्ग आंसर्स। सो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि इस टाइप के क्वेश्चंस की हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, देन यू कैन रेफर टू द सॉल्यूशन जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। चलो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं और उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। After closing accounts for the year ending 31st March 24, it was found that excess interest on capital at the rate of 2% was provided. यानी हमने गलती से ज्यादा interest on capital दे दिया है पार्टनर्स को। As a result, profit for the year got reduced by ₹2400 और एडजस्टमेंट एंट्री आपने ये पास की है। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का ये क्वेश्चन है। पूछा क्या है, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इन द बिगिनिंग वर हाउ मच। चलिए देखते हैं कैसे हमें प्रोसीड करना है। तो आपको पता है कि अगर हमने गलती से उनको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है तो हमने उनको प्रॉफिट्स कम दिए होंगे। कितने से कम? जितने से इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया है उतने से ही प्रॉफिट्स उनको कम दिए होंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट टेबल में देखो आप क्या कर रहे होगे। जैसे आप एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, तो यहां पर आपने उनको गलती से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए यानी कैपिटल अकाउंट से सोचे तो डेबिट करना चाहिए। और हमने उनको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इस वजह से प्रॉफिट्स कम दिए होंगे और इसको ठीक करने के लिए अब आप उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स दे दो, यानी प्रॉफिट्स को उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट्स आपने कम दिए हैं पार्टनर्स को 2400 से, यानी यही आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी टोटल होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स आपने 2400 से कम दिए तो इतने से उनको और दे दो। और प्रॉफिट्स को तो आप हमेशा ऑब्वियसली देते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे 2400 को हम इस रेशो में करके देखते हैं। सो दैट विल बी 3/6 into 2400, ये आ गया आपका 1200। देन 2/6 ये आ गया आपका 800 और 2400 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस विल बी 400। ठीक है, अब इतने से आप उनको प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा दे देंगे। अब देखो जो आपको एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है इसमें आपको y तो दिख ही नहीं रहा, यानी कि y का बैलेंस हो गया होगा, तभी y आपकी एडजस्टमेंट एंट्री में नहीं आ रहा है। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने y से वापस लेना है विच इज 2% ऑफ द कैपिटल, दैट इज 800 रुपीज। यानी कि अगर मैं y की बात करूं तो 2% ऑफ y's कैपिटल विच वी डोंट नो, और वही हमें फाइंड आउट करनी है। लेट इट बी x, तो 2% ऑफ y's कैपिटल बिकम्स 800। तो यहां से हमारे पास y की कैपिटल आ जाएगी, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, दिस विल बी 40,000 रुपीज। तो देखो हमें y का आंसर तो पता लग गया 40,000, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गई, बट अभी और सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज 3 ऑप्शंस में y का 40,000 आंसर है। ठीक है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब देखो यहाँ पर जो x है एडजस्टमेंट एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है 200 से, यानी उसका क्रेडिट साइड बड़ा है 200 से, तो ये कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे यानी 1000 होगा। तभी हम कह पा रहे हैं ना कि x का क्रेडिट साइड 200 से बड़ा है, तभी हम कह पा रहे हैं, यानी कि
एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उसको एक्स्ट्रा दिया है जो अब वापस लेना है, विच इज 2% ऑफ हिज कैपिटल इज 1000 रुपीज। तो अब एक्स की अगर बात करें, 2% ऑफ हिज कैपिटल इज 1000 रुपीज, तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स की कैपिटल भी। अब ऑप्शंस में देखो, अब यहां पे भी x की 50,000 है, यहां पे y की 40,000 है, यहां पे भी। तो अभी हमारी ये वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाती है, बट वी स्टिल हैव टू कैलकुलेट फॉर z एज वेल। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं z यहाँ पे आ रहा है डेबिट पे, यानी जो फाइनल z का इफेक्ट है दैट इज 200 डेबिट। दैट मीन्स जैसे यहां पर आ रहा है 400, तो इधर होगा 600, तभी तो 200 डेबिट पे आ रहा है नेट में, यानी ये 600 होगा। दैट मीन्स वही बात है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने Z से वापस लेना है विच इज 2% ऑफ हिज कैपिटल, वो है 600। तो यहां से हम Z की कैपिटल निकाल सकते हैं। 2% ऑफ हिज कैपिटल विच वी डोंट नो इज 600, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000 विच इज द कैपिटल ऑफ z। तो अब यहाँ पे हमारी ऑप्शन क्लियर हो जाती है, x की कैपिटल है 50,000, y की कैपिटल है 40,000 और z की कैपिटल है 30,000। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। चलिए आगे चलते हैं। देन चलिए लेट्स लुक एट दिस वन। P and Q are partners sharing profits in the ratio of 2:1। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पर पूछा था एंड बहुत से बच्चे गलत आंसर दे रहे थे, तो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे रेशियो है 2:1, कैपिटल्स फिक्स्ड है 10 लाख और 5 लाख। After closing the accounts for the year ending 31st March 24, it was discovered that interest on drawings was charged from P 600 rupees, बट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया है पार्टनर से, पी से, बट एक्चुअली डीड में कुछ लिखा नहीं था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज नहीं करना चाहिए था पार्टनर से। तो अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा इसका ट्रीटमेंट। थिंक अबाउट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट पे शो करते हो, बट ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो इसको रिवर्स के लिए हम क्रेडिट कर देंगे P के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द एडजस्टमेंट टेबल। यहां पर दो ही पार्टनर्स हैं, P एंड Q। अब यहां पे बच्चे आंसर क्या देते हैं, दे हैव आस्क्ड कि एडजस्टमेंट एंट्री में Q का जो करंट अकाउंट है उसका आप क्या करेंगे। तो बच्चे नॉर्मली आंसर देते हैं कि Q का हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि Q का तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था ही नहीं, वो तो P का है। बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। व्हाई इज दैट रॉन्ग, अभी आपको पता लगेगा। यहां पे आपको ऐसे सोचना है कि अगर हमने, इमेजिन करो, P&L एप्रोप्रिएशन में गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखा दिया जो कि एक्चुअली दिखाना नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मेरे प्रॉफिट्स भी ज्यादा हो गए होंगे, यानी हमने पार्टनर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स दे दिए होंगे इस मिस्टेक की वजह से। कितने से एक्स्ट्रा दे दिए होंगे, जितने से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है उतने से ही आपने पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट्स दे दिए होंगे। और इसे ठीक करने के लिए आप उनसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स वापस ले लो, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में एक्सेस प्रॉफिट्स को डेबिट कर दो। और प्रॉफिट्स तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही दिए जाते हैं, तो 600 के प्रॉफिट्स आपने उनको एक्स्ट्रा दे दिए होंगे जो अब आपको वापस ले लेने चाहिए इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि उसी रेशियो में दिए थे। तो ये हमारा बनता है 400 और 200। पर अभी गलती ठीक नहीं हुई, जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया हुआ है P से, उसको भी रिवर्स करना है। तो थिंक अबाउट द कैपिटल अकाउंट, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि P को आपने कैपिटल अकाउंट में
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डेबिट किया होगा, बट दैट इज रॉन्ग, तो उसको रिवर्स कर दो, यानी यहाँ पे क्रेडिट होगा पी के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट, और ये पूरा अमाउंट यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है कि क्यू का आप क्या करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री में, तो क्यू का आपको दिखाई दे ही रहा है कि हम क्या करेंगे, क्यू के करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद 200। करंट अकाउंट ऑब्वियसली बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल्स है, तो क्यूज करंट अकाउंट इज डेबिटेड विद 200। तो बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा क्यों, सम स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सी आंसर होगा, सम वर सेइंग कि ए आंसर होगा, बट दैट्स नॉट राइट। Q is debited with 200, so B is the right answer. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। assertion reason questions हमेशा ही बच्चों को ट्रबल करते हैं, तो यहां पर देखते हैं what they have asked for. Okay, so assertion है a new partner can be admitted if it is agreed in the partnership deed, but in the absence of partnership deed, a new partner can be admitted only if all the partners agree to admit the partner. I think आप समझते हैं this is a true statement, यानी कि आप नए पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हो अगर डीड में लिखा है, और अगर डीड नहीं है, अगर अग्रीमेंट नहीं है, तो आप नए पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हो जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट होती है, मेजॉरिटी पार्टनर्स की नहीं, सभी पार्टनर्स की। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ रीजन देखो, सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। अब अगर आपको सेक्शन ही नहीं पता तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, बट लेट मी टेल यू, ये सेक्शन आप याद रखिए। सेक्शन 31 डील करता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से, और उसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि आप नए पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हो जब डीड में मेंशन है, और अगर डीड नहीं है तो आप नए पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हो जब बाकी सभी पार्टनर्स की कंसेंट हो। यही एग्जैक्टली लिखा है सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट आप नहीं बता पाएंगे अगर आपको ये सेक्शन ही नहीं पता। So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, so that is the right answer. चलिए आगे देखते हैं। देन XYZ पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 6:4:1। X और Y ने गारंटी दी है Z को कि उसको कम से कम 15,000 के प्रॉफिट्स मिलेंगे। डेफिशिएंसी अगर कोई होगी तो X और Y बियर करेंगे अपने कैपिटल्स की रेशो में। नेट प्रॉफिट है 99,000, कैपिटल है Y की इन द बिगिनिंग 3 लाख, और उसने बियर किया है 2,000 डेफिशिएंसी का। आपको ये बताना है कि X की कैपिटल क्या है बिगिनिंग में। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट का समय लें, इसे सॉल्व करें, फिर आप देखें कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलो अब देखो 99,000 के पहले तो हम प्रॉफिट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना, कि कितने कितने मिल रहे हैं पार्टनर्स को इन दिस रेशो 6:4:1। ठीक है, सो दिस विल बी 54,000, then this will be 36,000, and then this will be 9,000। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं प्रॉफिट्स जो हमें नॉर्मली पार्टनर्स को देने हैं। पर यहाँ पर अब आप देखो, Z को तो हमने कहा था कि तुमको 15,000 के प्रॉफिट्स मिलेंगे मिनिमम, तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो है 6,000 की, और ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे बाकी के पार्टनर्स यानी X और Y अपने कैपिटल्स की रेशो में, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये जो 6,000 की डेफिशिएंसी है ये बियर करेंगे X और Y अपने कैपिटल्स की रेशो में। अब उन्होंने बता दिया कि Y बियर कर रहा है 2,000, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर X बियर करेगा 4,000। ठीक है, और जिस रेशो में वो डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं वो एक्चुअली रेशो ऑफ कैपिटल्स है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कैपिटल्स की रेशो है 2:1। इनकी जो कैपिटल्स है उसकी आपस में रेशो है 2:1। अब Y की कैपिटल उन्होंने बता दिया है 3 लाख,
तो यहां से आप बहुत आसानी से x की कैपिटल बता सकते हो। इसकी कैपिटल अगर 3 लाख है और इन दोनों की कैपिटल्स का रिलेशन 2:1 है, यानी अगर 1 पार्ट 3 लाख है तो 2 पार्ट्स 6 लाख होंगे, और ये हमारे x की कैपिटल आ जाएगी जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, सो 6 लाख इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने इसी तरह से कैलकुलेट किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर गुडविल इज यूज्ड ऑलवेज व्हेन कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट्स, व्हेन टोटल एसेट्स आर गिवन, व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, व्हेन नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज नॉट गिवन। देखो, आपको पता है कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में आप एक तरह से 4 स्टेप्स फॉलो करते हो। 1, पहले एवरेज प्रॉफिट्स लिखते हो, फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस लिखते हो विच इज एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन NRR, फिर नेट एसेट्स लिखते हो, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। ये आपने लिख दिया नेट एसेट्स। फिर आप 4th स्टेप में करते हो स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 टू कैलकुलेट गुडविल, यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस योर नेट एसेट्स। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन NRR। तो इसका बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हो जब नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन नहीं होता, क्योंकि बाकी के जो मेथड्स हैं जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो जब नंबर ऑफ इयर्स परचेज गिवन नहीं होता तो कैपिटलाइजेशन मेथड यूज होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। देन ये क्वेश्चन आपका है फ्रॉम द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, बट ये जो डेटर्स और बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की कैलकुलेशन है, ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूजिंग लगती है इन ऑल दीज चैप्टर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने बनाया है, जहां पे एक ही वीडियो में मैंने सभी चैप्टर्स को पिक किया है एंड ये वाला ट्रीटमेंट डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन के ट्रीटमेंट में, प्लीज डू रेफर टू दैट वीडियो। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो डेटर्स की वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिख रही है 2,60,000 और हमने प्रोविजन बनाया हुआ है 20,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है? बैड डेट्स है 40,000 के। तो पहला अगर हम स्टेप देखें, सिंपली आपने तैयारी की हुई थी 20,000 की, बट बैड डेट्स हो गए 40,000 के। तो 20,000 के जो एक्स्ट्रा बैड डेट्स हो गए जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, उसे आप शो करोगे रीवैल्यूएशन में, क्योंकि आपको शॉक लगा, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए, जो डिफरेंस है, राइट। तो 20,000 के बैड डेट्स को आप रीवैल्यूएशन में शो करोगे एज अ बुरी बात, सो ऑन द डेबिट साइड। आई एम रिपीटिंग, 40,000 के बैड डेट्स हुए बट आप 20,000 के लिए ही तैयार थे, तो जो एक्स्ट्रा है उससे आपको शॉक लगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स के ऊपर। अब आपको जो प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर, वो कितने डेटर्स? 2,60,000 के वैसे डेटर्स थे टोटल, बट इसमें से 40 के तो पक्का बैड हो चुके हैं। इवन दो आपको शॉक 20,000 के बैड डेट्स का ही लगा, बट ओवरऑल तो 40,000 के बैड डेट्स हो चुके हैं। तो अब जो डेटर्स बचे हैं उसी पे आपको डाउट हो सकता है कि पता नहीं ये पैसे देंगे या नहीं, तो इसके ऊपर आप 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर आप 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, विच इज 11,000 टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही इसका ट्रीटमेंट है। उन्होंने पूछा है
कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। बस इतनी ही बातें, दोनों डेबिट साइड पे आ रहे हैं। तो लॉस होगा टोटल 31,000 का, लॉस होगा टोटल 31,000 का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगेन यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस यूजुअली बच्चों को ट्रबल करते हैं, तो ध्यान से देखो। असर्शन है at the time of admission of a new partner, purchase of new asset will not be recorded in the revaluation account, but if asset was written off earlier is brought back into the books, it will be shown on the credit side of revaluation account. Actually ये सही statement है। अगर आपने नया एसेट खरीदा है, इसे आप revaluation में नहीं दिखाते। वो तो अगर आप एसेट्स की वैल्यू को चेंज करते हो, रीवैल्यू करते हो, अगर एसेट्स को या लाइबिलिटीज को रीअसेस करते हो, तब उसे आप शो करते हो रीवैल्यूएशन में। या अचानक से कोई एसेट निकल कर आ गया विच इज लाइक पहले वो अनरिकॉर्डेड था या पहले कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी, उसे आप दिखाते हो रीवैल्यूएशन में। पर अगर आपने नया एसेट खरीदा है, इसे आप रीवैल्यूएशन में नहीं दिखाते, इसकी तो आप सिंपली एंट्री पास करते हो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, वैसे भी जो रीवैल्यूएशन बनाने का पर्पस होता है एडमिशन के समय, वो ये है कि नया पार्टनर किसी एडवांटेज या डिसएडवांटेज को फेस ना करे। तो उसके आने के वक्त पहले ही सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज कर लो, so that he is not put to any advantage or disadvantage. तो अगर आपने एसेट खरीदा है, इसे आप रीवैल्यूएशन में शो नहीं करते, बट अगर कोई पुराना एसेट है जो पहले अनरिकॉर्डेड था, उसे अब रिकॉर्ड करना है, तो उसे आप रीवैल्यूएशन में दिखाते हो। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। Revaluation account is prepared to record all types of assets, whether assets are old or new, purchased or sold. तो ये तो इसी पॉइंट की एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी ना। हम अभी कह रहे हैं कि नए एसेट्स को जिनको अभी खरीदा है उनको रिकॉर्ड नहीं करते रीवैल्यूएशन में, और यहाँ कह रहे हैं कि सभी टाइप्स के एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, ओनली assertion is correct. ओनली assertion is correct. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। एबीसी पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है 1 अप्रैल 2019 को। On 1 April 2019, it was decided that if any time number of partners is less than 3, then partnership firm will be dissolved on that date or 31st March 23, whichever is earlier. तो डिसाइड हुआ है कि जिस दिन पार्टनर्स 3 से कम रह जाएंगे या 31 मार्च, जो भी पहले होगा, उस दिन फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी 3 पार्टनर्स हैं। नाउ 1 अक्टूबर 20 को डी और ई नए पार्टनर्स आए फर्म में, यानी अब 5 पार्टनर्स हो गए, ए बी सी डी ई। 1 मई 21 को ए इंसॉल्वेंट हो गया। देखो वैसे एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती, या तो सभी इंसॉल्वेंट हो जाएं या सभी हो जाएं एक्सेप्ट 1, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे तो अभी फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही। 1 जनवरी 22 को सी और डी की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, अब देखो यहां पर डी और ई की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में, ये इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी अभी जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 3 से कम हो गए हैं पार्टनरशिप में ऑन दिस डेट, जब सी और ई की डेथ हुई है। यानी कि इसी दिन हम मानेंगे कि फर्म डिसॉल्व हो गई है, बिकॉज हमारी जो कंडीशन थी कि 3 पार्टनर से अगर कम रह जाएंगे, उसी दिन आप फर्म को डिसॉल्व मान लोगे, राइट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर से कम रह गए हैं, इसलिए 1 जनवरी को आप मान लेंगे कि फर्म डिसॉल्व हो गई। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन।
चलिए देन लुक एट दिस क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स है, उनकी रेशियो है 5:4। ए सरेंडर्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। मैं हमेशा आपको बताती हूं कि फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर में डिफरेंस होता है। यहां पे जो आपको ए का सेक्रीफाइस दिया हुआ है दैट इज सिंपली यही उसका सेक्रीफाइस है 1/5। यहां पे लिखा है फ्रॉम हिज शेयर, उसने 1/5 दिया है। एंड बी का सेक्रीफाइस है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ में हम मल्टीप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस। तो बी का जो शेयर था यानी कि 4/9 उसका उसने 1/4 सेक्रीफाइस किया है और ये दिया है ऋषि को, ठीक है, यानी कि इसका सेक्रीफाइस हो गया 1/9। पूछा क्या उन्होंने, ऋषि पेड ₹14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है वो 14,000 की गुडविल लेकर आया। आपको पता है जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, राइट। पूछा क्या उन्होंने, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी को इसमें से कितना कितना मिलेगा। तो जो हमारी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ऋषिज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर जो सेकेंड एंट्री होती है दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो कि हमें पता है 14,000 है, टू बाकी के पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां से आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, इसका 1/5 है, इसका 1/9 है। इन दोनों को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं, इसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे 5 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 9:5 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशो और उसी रेशो में ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा डिवाइड। तो सिंपली आंसर आ गया 9,000, क्योंकि आपने 14,000 को डिवाइड करना है ना, 14,000 को 9:5 में। सो 9,000 एंड 5,000, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। ऑल राइट, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद एंड सुनीता आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. They admit Yuvraj as a new partner for 1/5 share. Yuvraj brings his share of premium in cash, out of which 30% of the amount which was credited to them was withdrawn by Vinod and Sunita. तो आपको पता है अगर ओल्ड पार्टनर्स को जो भी शेयर मिल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, जो उन्हें मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, अगर वो उसमें से अभी के अभी कुछ विड्रॉ करके ले जाएं तो एक एडिशनल एंट्री हम पास करते हैं, राइट। यू आर अवेयर ऑफ दैट एंट्री। इस केस में क्या होगा, विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब वो विड्रॉ करके लेकर जा रहे हैं। तो जो भी उनको शेयर मिल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसमें से वो 30% विड्रॉ करके लेकर जा रहे हैं और सुनीता जो अमाउंट विड्रॉ करके लेकर जा रही है दैट इज 450, वो उन्होंने बता दिया। यानी कि ये जो आप एक एडिशनल एंट्री पास करोगे, इतना आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप कर सकते हैं, बट जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम टेलिंग यू इन डिटेल। तो ये जो एंट्री है जिसमें एक्चुअली सुनीता को जो भी शेयर मिल रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसका वो 30% लेकर जा रही है, विड्रॉ करके लेकर जा रही है, विच इज 450। अब उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय विनोद, यानी वो कितना लेकर जा रहा है। पहले देख तो ले कि उनको मिल कितना रहा था, फिर उसमें से वो 30% लेकर जा रहे हैं। यहां से हमें पता लग जाएगा कि सुनीता को टोटल अमाउंट कितना मिल रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल का, राइट। सो दिस विल बी 1500, जिसमें से उसने 30% विड्रॉ कर लिया। अब जो हमारी ओल्ड रेशो है उसी को आप सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लो, क्योंकि आपको न्यू रेशो नहीं दी हुई,
और ना ही ये बताया हुआ है कि कौन सा पार्टनर किस पार्टनर को कितना शेयर दे रहा है या ले रहा है। यानी कि ये वाली जो एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट, वहां पर सुनीता को टोटल मिल रहा होगा 1500, जो कि इस रेशो में मिला होगा 5:3 में। ठीक है, अब देखो यहां पर जो भी होगा उसका 3/8 है 1500, तो यहां से आप टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकते हो। जो टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल है विच वी डोंट नो, उसका 3/8 जो सुनीता को मिल रहा है दैट इज 1500। तो यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं कि कितना प्रीमियम फॉर गुडविल बन रहा है। सो दैट इज 4000 रुपीज, यानी टोटल जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है नया पार्टनर जो कि है युवराज, दैट इज 4000। तो उसमें से 1500 सुनीता का है 3/8 करके, तो 5/8 करके आ जाएगा विनोद का विच इज 2500, और जितना उसको मिल रहा है उसका 30% वो विड्रॉ करके लेकर जा रहा है विच इज 750, यानी कि 750 इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहां पर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, loan given by partner to the firm is paid out after making payment of balance of capital account to partners, after making payment of loan given by third party, before making payment of loan given by third party, या before making any payment to the third party. So the सही आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज कि पहले आप थर्ड पार्टीज को पे करेंगे जो भी उनकी लाइबिलिटीज है, फिर पार्टनर के लोन के लिए उससे पैसा देंगे, फिर पार्टनर्स की कैपिटल को पे ऑफ करेंगे, एंड देन इफ यू आर लेफ्ट विद एनीथिंग देन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन 48, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच टॉक्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि डिसोल्यूशन के समय आपको कैसे कैसे पैसा यूज करना है। फिर से बता रही हूं, सबसे पहले आपको थर्ड पार्टीज को पे ऑफ करना है, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, फिर पार्टनर के लोन के लिए पैसा देना है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल्स को वापस करना है, एंड देन इफ यू आर लेफ्ट विद एनीथिंग तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर का लोन हम पे करेंगे आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लोन गिवन बाय थर्ड पार्टीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देन as per SEBI guidelines, application money should not be less than dash of issue price. तो इसका सही आंसर है should not be less than 25% of the issue price। और यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने भी बोला है, कंपनीज एक्ट 2013, कि जो इशू प्राइस है वो 5%, मिनिमम 5% होना चाहिए ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, या फिर जो भी सेबी बताएगा उतना होना चाहिए। और सेबी ने बताया है कि जो एप्लीकेशन मनी है दैट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 कि एप्लीकेशन मनी जो मिनिमम है अमाउंट उसका वो 5% हो सकता है ऑफ द फेस वैल्यू, या फिर जितना सेबी ने बताया और सेबी ने ये बताया। ठीक है, तो दोनों अलग है, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस और सेबी के प्रोविजंस अलग हो सकते हैं, बी केयरफुल देयर। ओके जी, उसके बाद इन केस ऑफ 1 person कंपनी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs। तो 1 person कंपनी के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज डिफाइंड अ 1 person कंपनी एज अ कंपनी विद ओनली 1 person एज अ मेंबर। और वो जो 1 person है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। 1 person कंपनी आप चैरिटेबल पर्पसेस के लिए फॉर्म नहीं कर सकते, ना ही ये कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकती है। इसमें पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs। एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द 3 years शुड नॉट बी मोर देन 2 crores। मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं, और इसका जो नाम है वो OPC से एंड होता है।
ठीक है, ये सारी बातें आप देख कर जाएंगे अबाउट 1% कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, पूरा पैसा आपने मंगवा लिया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि जो शेयर होल्डर है उसने ₹2 नहीं दिए तो ₹8 दे दिए होंगे। 800 of these shares were reissued in such a way that amount transferable to capital reserve will be 6400। तो हमें बताना है कि कितने में हमने इन शेयर्स को री इशू किया। तो जो 3 बेसिक एंट्रीज होती है, एक फॉरफीचर की, री इशू की, कैपिटल रिजर्व की, वो आपको बहुत अच्छे से देखकर जानी है। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो लाइक द फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। यहाँ पर हमने 1000 शेयर्स फॉरफीट किए हैं और कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर ₹10 ही है, उन्होंने बताया है हमें। फिर यहाँ पे होता है 2 फॉरफीटेड शेयर्स, जितने रुपए शेयर होल्डर ने आपको दे दिए हैं, और 2 जितने रुपए उसने आपको नहीं दिए, उस कॉल का नाम लिख रहे हैं जो हमें नहीं मिली, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो 1000 पर आपको ₹2 नहीं मिले, यानी कि आपको ₹8 मिल गए होंगे। ठीक है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, इतना डिटेल में वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आफ्टर दिस वी हैव द री इशू एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन आपको पता है कि यहाँ पर डेबिट पे आता है फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आपको गिवन है, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, द अमाउंट हियर इज गिवन टू यू एज 6400। ओके, अब हमें बताना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट कि हमने कितने में ये शेयर्स को री इशू किया है। पहले तो हमने सारे शेयर्स री इशू नहीं किए, वी हैव री इशूड 800 शेयर्स, 800 शेयर्स हमने री इशू किए, ये अमाउंट बताना है, री इशू प्राइस पर शेयर। अच्छा, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर होता है वैसे, बट अगर पेड अप नहीं गिवन होती तो ये कॉल्ड अप को ही आप यूज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे तो वैल्यू हमें पता लग गई 8000 है। अब देखो, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, तब ये वैल्यू आती है। ठीक है, बट द थिंग इज कि ये जो अमाउंट है ये 1000 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो अमाउंट होगा ये 800 शेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो अभी ये कंपेरेबल नहीं है, इनको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो 8000 अगर वैल्यू है 1000 शेयर्स के लिए, तो यही वैल्यू 800 शेयर्स के लिए कितनी होगी, दैट विल बी 6400। आप सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो 800 इंटू 800, 6400 ये अमाउंट हो गया। अब 800 शेयर्स के लिए उसमें से क्या माइनस करें कि 6400 ही आ जाए, 6400 में से क्या माइनस करें कि 6400 ही आ जाए, यानी कि ये वैल्यू है आपकी 0, ये वैल्यू 0 है। दैट मीन्स इसको आप इग्नोर करें, विच मीन्स कि 8000 के शेयर्स आपने 8000 में ही इशू कर दिए होंगे, मतलब कोई आपने डिस्काउंट नहीं दिया एट द टाइम ऑफ री इशू। ठीक है, तो 8000 रुपीज में ही अगर आपने री इशू कर दिए 800 शेयर्स, तो एक शेयर कितने में किया होगा, 10 रुपीज। तो 10 इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए किस तरह से हमने कैलकुलेट किया। फॉरफीटेड शेयर्स की यहाँ पे कोई वैल्यू बन ही नहीं रही थी, 0। दैट मीन्स 8000 के शेयर्स आपने 8000 पे इशू किए, देयर इज नो डिस्काउंट। सो इफ देयर इज नो डिस्काउंट, तो आपने 8000 में इशू किए 800 शेयर्स, तो एक शेयर 10 रुपीज में किया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देन 15th क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। If a company receives subscription less than 90% of the shares offered for subscription
In such a case, company cannot issue shares and the amount received on application will be refunded to the applicant. सही बात है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है. अगर एक डिफाइंड अमाउंट से कम आपको मिला है तो you cannot proceed with the issue of shares and you have to refund the money. As per Companies Act 2013, to issue shares to the public, a company must receive 90% or above subscription of shares offered for subscription. Wrong statement. Why is this wrong? Because ये चीज हमें Companies Act ने नहीं बताई, सेबी ने बोला है. सेबी ने डिफाइन किया है कि 90% या उससे ज्यादा हमें एप्लीकेशंस रिसीव होनी चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट इशू द शेयर्स. और जो भी पैसा हमें मिला है वो हमें रिफंड करना पड़ेगा विद इन 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू. कंपनीज एक्ट ने वैसे डिफाइन किया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होता है. सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की है कंपनीज एक्ट ने. पर ये जो 90% वाली कंडीशन है ये सेबी ने दी है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. सो ओनली असर्शन इज करेक्ट. Only assertion is correct. I hope this is clear to you. Now ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसे मिस आउट कर देते हैं. As per SEBI guidelines, minimum subscription of debentures will be. वैसे मैं आपको बता दूं, SEBI ने कहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होगा डिबेंचर्स में एंड दैट इज 75%. और वो तभी होगा अगर इशू जो है वो 100 crores और मोर का है. ठीक है, तो 75% की कंडीशन सेबी ने दी है इन केस ऑफ डिबेंचर्स, बट इफ द इशू इज ऑफ ₹100 crore और मोर. तो यहां पर ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन, सो वी वुड गो विद नन ऑफ दीज. ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना क्योंकि ये जनरली मिस आउट हो जाती है बच्चों से. चलिए आगे देखते हैं. Rishi Limited issued 12% debentures of ₹50 each at a discount of 10%. ठीक है, डिस्काउंट पे इशू किए डिबेंचर्स. The whole amount was payable on application. On the date of transfer of application money to 12% debentures account, discount on issue of debentures is debited with 1,50,000. तो एप्लीकेशन मनी आपको कितनी मिली होगी? देखो, अगर एक साथ ही हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, और ये डिबेंचर्स आपके डिस्काउंट पर है, सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू 12% डिबेंचर्स. ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की वो 50 रुपीज है, पर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं पता. 5 रुपीज का डिस्काउंट है, 10% ऑफ 50 is 5, तो 5 का डिस्काउंट है और टोटल डिस्काउंट है 1,50,000. तो अगर टोटल डिस्काउंट है 1,50,000 और एक डिबेंचर पे 5 रुपीज का डिस्काउंट है, दैट मीन्स 30,000 डिबेंचर्स होंगे. इतना तो आप सोच सकते हैं ना, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 30,000 डिबेंचर्स होंगे. तो 30,000 डिबेंचर्स पर आपको टोटल 45 रुपीज मिलेंगे एंड दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर, कि आपको एप्लीकेशन मनी कितनी मिलेगी. 30,000 पर 45 रुपीज मिलेंगे, यानी कि 13,50,000 रुपीज आपको मिलेंगे at the time of application, and this is the right answer. I hope this is clear to you. चलिए इसके बाद देखते हैं. Then the next question that we have, match the following. इस तरह के questions भी काफी अब देखने को मिल रहे हैं. CUET में तो बहुत पॉपुलर है ही, CBSE में भी. Okay, excess of purchase consideration over the value of net asset. जैसे आपको पता है जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, issue of shares for consideration other than cash या issue of debentures for consideration other than cash, उसमें हम ये देखते हैं. तो अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से, जैसे इमेजिन करो एसेट्स, जब हम
एसेट्स भी ले रहे हैं, लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं, टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, इसके आगे हम लिखते हैं परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। तो अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, लेट्स से दिस इज 20 लाख एंड नेट एसेट्स है लेट्स से 15 लाख, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगी, है ना। एसेट्स नेट एसेट्स, नेट एसेट्स वैसे होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो डेबिट साइड पे 15 लाख है, क्रेडिट पे 20 लाख है, तो 5 लाख का जो डिफरेंस है डेबिट पे, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर जो हम गुडविल अकाउंट से दिखाते हैं, जो हम गुडविल से दिखाते हैं, राइट। एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन, अगर इसका रिवर्स हो जाए कि एसेट्स की वैल्यू जैसे है लेट्स से 20 लाख और परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख, तो यहां पर आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, और इसे हम दिखाते हैं बाय ओपनिंग कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज कैपिटल रिजर्व, 1 इज मैच्ड विद डी, 2 इज मैच्ड विद बी, उसके बाद अच्छा ये है 2, ये है 3, ये है 4, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। Then third, assets received against debentures. So that is issue of debentures for consideration other than cash. Debentures given as collateral security. Very simple, issue of debentures as collateral security. So 1 is matched with D, 2 is matched with B, 3 is matched with A, and 4 is matched with C. This is the right answer. तो ऐसा बहुत बार होता है मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में कि आपने सही सोच लिया बट ऑप्शन मार्क करते समय ध्यान नहीं दिया और गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, सो बी केयरफुल हियर। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्टली एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट, कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स। वैसे तो ये डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं पढ़ते, बट बीकॉम में, सीए में ये पूरा फुल फ्लेजेड चैप्टर होता है आपका बाय बैक ऑफ शेयर्स से रिलेटेड, तो इतना आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स यानी बायबैक का कॉन्सेप्ट है, और बायबैक के लिए कंपनी को एक रिजर्व बनाना होता है, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जैसे डिबेंचर्स की रिडेम्पशन के लिए कंपनी रिजर्व बनाती है डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ऐसे ही बायबैक के समय कंपनी रिजर्व बनाती है सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सो दिस इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। I hope this is clear. Which of the following is not a part of short term provision? Generally इसमें से short term कौन सा नहीं है? Provision for tax तो हम short term ही मानते हैं क्योंकि बस अब अगले साल टैक्स देना ही है। Doubtful debts भी हम generally short term मानते हैं। Provision for expenses भी अगर कुछ नहीं लिखा, बट प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉइज, क्योंकि हमें ग्रेच्युटी देनी है रिटायरमेंट के समय, एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट के टाइम, जो कि अभी काफी टाइम के बाद होने वाली है, तो जनरली दिस प्रोविजन इज नॉट शॉर्ट टर्म इन नेचर, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये हमारा सही आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, which of the following can be converted into equity share capital? Share warrant, revaluation reserve, capital redemption reserve, securities premium। तो सही आंसर है शेयर वारंट। शेयर वारंट का मतलब ये होता है, ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो ये होल्ड करता है उसे एक राइट मिलता है कि वो एक स्पेसिफाइड डेट पर फ्यूचर में एक सेट प्राइस पे शेयर्स ले सकता है कंपनी के। सो शेयर वारंट, और क्योंकि ये इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होंगे इसलिए हम इसे शेयर होल्डर्स फंड्स का ही पार्ट मानते हैं, उसके अंडर ही इसको शो करते हैं, राइट। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें हम दिखाते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। एनालिसिस कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स इज नोन एज, तो जैसे हमने पढ़ा है कि 4 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जो क्रेडिटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, हु डू नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दी
डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो वो करते हैं कौन सा एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। तो ये आउटसाइडर्स करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस आपका वर्टिकल या स्टैटिक एनालिसिस होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस तो वही हो गया। तो सही आंसर है एक्सटर्नल एनालिसिस। इवन जब आपने प्रोजेक्ट बनाया है क्लास 12 में, आपने भी एक कंपनी पिक की है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी पब्लिकली अवेलेबल है उसको यूज करके आपने एनालिसिस किया है, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल एनालिसिस। यू आर अ स्कॉलर एंड आपने किया है एक्सटर्नल एनालिसिस। चलिए, नाउ इस क्वेश्चन में भी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डैश एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द डैश। सो ये एग्जैक्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, मैं यहाँ पे कहीं आपको शो कर दूंगी स्क्रीन पर। सो दिस इज पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द स्टैम्प एक्ट, जो कि 1899 का एक्ट है। जैसे स्टैम्प पेपर होता है जिसपे सारी लीगल बातें लिखी होती हैं एंड इट बिकम्स अ लीगल एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट। तो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी है और प्रेफरेबली इसको हमें रजिस्टर करवाना है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। सो डी इज द राइट आंसर हियर। काफी बच्चों को ये नहीं पता था, जब मैंने कम्युनिटी पर पूछा, तो प्लीज हैव अ लुक हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो एक वीडियो कवर कर लो, आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सी एक्टिविटी किस तरह की है। सेल ऑफ पेटेंट, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बिकॉज दिस इज सेल ऑफ योर फिक्स्ड एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज बाय फाइनेंसिंग कंपनी, अगर आप एक फाइनेंस कंपनी हो तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटीज के ऊपर, तो ये आपका रोज का काम है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस कंपनी हो आपका काम ही यही है, लोन लेना, लोन देना, शेयर्स खरीदना, शेयर्स बेचना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना, राइट। तो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, इफ यू आर अ फाइनेंस कंपनी, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इशू ऑफ शेयर्स हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। और डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी, चाहे आप फाइनेंस कंपनी है चाहे नहीं, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये आपके रोज का काम नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शेयर्स इशू करना और उसके ऊपर डिविडेंड पे करना, ये हमेशा ही होगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ इन कंपनीज बैलेंस शीट एसेट्स आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। नाउ ये भी बच्चों को नहीं आ रहा था क्वेश्चन कम्युनिटी पर, जब मैंने पूछा परमानेंस, लिक्विडिटी, मार्केट वैल्यू या नन ऑफ दीज। तो क्लास 11 में आप एक टर्म पढ़ते थे मार्शलिंग, विच इज द ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और शोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड मार्शलिंग। तो दो ऑर्डर्स होते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो कंपनी के केस में जब हम कंपनीज एक्ट पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, अगर आप उसको एनालाइज करो तो पहले आप कैपिटल दिखा रहे हो जो कि सबसे ज्यादा फिक्स्ड लाइबिलिटी होती है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसी तरह एसेट्स में भी पहले आप लॉन्ग टर्म एसेट्स दिखा रहे हो, फिर करंट एसेट्स दिखा रहे हो। तो ये है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, यानी कि सबसे परमानेंट लाइबिलिटीज पहले, फिर कम परमानेंट, फिर कम परमानेंट, फिर सबसे कम परमानेंट नीचे। इसी तरह से एसेट्स में सबसे लंबे समय के लिए जो चलते हैं एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वो पहले, फिर उसके बाद कम परमानेंट एसेट्स जैसे कि करंट एसेट्स, राइट मैम। सो दीज वर सम अमेजिंग क्वेश्चंस जिससे आपकी प्रेपरेशन पहुंच जाएगी टू द नेक्स्ट लेवल। और भी जो आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट देम इन द कमेंट्स बिलो, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी ऑल द रिक्वायर्ड वीडियोस। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।